Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the units 5 and 6 of module A of ABM, where I will be covering unit 5, which is time series and probability in this session. Okay, so we will be studying theory as well as numericals based on these units which are important for your exam. So चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक मैंने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल ए का यूनिट 5 विच इज टाइम सीरीज। सारे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टाइम सीरीज पहले कवर करेंगे। तो टाइम सीरीज क्या होती है? अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड एट सक्सेसिव पॉइंट्स इन टाइम और ओवर सक्सेसिव पीरियड्स। सो डिफरेंट जो सक्सेसिव पीरियड्स है उस पे जो हम लोग डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, इसका क्या यूज होता है? इससे हम ट्रैक कर पाते हैं द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ओवर द टाइम। उससे हम लोग एनालाइज कर पाते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न है। ओके जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है, वेदर को फोरकास्ट करने में हेल्पफुल होता है, कंपनी को सेल्स फिगर फोरकास्ट करने में, प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ओके तो इसी टाइम सीरीज एनालिसिस को एक्चुअली यूज किया जाता है, मतलब ये डेटा यूज होता है जिससे कि फ्यूचर वैल्यूज क्या होंगी उसको फोरकास्ट कर सके। ओके सो वेरिएशंस इन टाइम सीरीज। अब जो डिफरेंट ट्रेंड्स की बात करें, जब हम लोग ये टाइम सीरीज के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो ट्रेंड है दैट इज अ सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? द ट्रेंड शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज और टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड। सो देयर इज अ स्टेडी चेंज। ओके ये जो होता है इट रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग पैटर्न चेंज। ये हमेशा ही सेक्युलर ट्रेंड की जब बात आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द चेंज, जो कि अकर हो रहा है ओवर द सेवरल ईयर्स। देयर इज अ स्टेडी चेंज, इट मे बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट मे बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि एक लॉन्ग रनिंग अगर आपका बुल मार्केट है, ओके तो इट विल रिप्रेजेंट द बुलिश ट्रेंड जो कि एक बहुत ही लंबे समय तक चलता आ रहा है। ओके या फिर आप जैसे ई कॉमर्स की बात करो, वी कैन सी द सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड इन द ई कॉमर्स ऑल्सो। सो सेक्युलर ट्रेंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एक तो ये हमेशा ही लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ चेंज होता है, ओके विच इज persistent and it keeps on even changing in a steadily rate. ओके दूसरा आपका होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर रेकरेंट लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस इन अ टाइम सीरीज दैट आर नॉट ऑफ फिक्स्ड ड्यूरेशन। सो ये रेकरिंग पैटर्न होता है। ओके इट शोज द अपवर्ड डाउनवर्ड पैटर्न, जैसे कि इस तरीके से पैटर्न दिख सकता है। जैसे कि जो बिजनेस साइकिल होती है वो इस तरीके से मूव करती है। ओके उनका एक्सपेंशन होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, रिकवरी होती है, फिर से एक्सपेंशन होता है। सो दीज आर द साइक्लिकल चेंजेस जहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता है दैट टेक प्लेस ओवर द लॉन्गर पीरियड। यहाँ पे भी पीरियड क्या है? इट इज अ लॉन्गर पीरियड चेंजेस बट एंड डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड और ए रेगुलर फ्रीक्वेंसी। ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन हुआ है तो कितने टाइम बाद एक्सपेंशन के जो होगा वो रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा। सो इट इज अ लॉन्गर पीरियड चेंज and there is no fixed regular frequency, so without any fixed or regular frequency. सो अब जैसे बिजनेस साइकिल है तो वो पीक पे है, फिर रिसेशन आया, ग्रोथ हुआ, फिर रिकवरी हुई, फिर ग्रोथ हुआ। ठीक है तो ये कोई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता है एंड दे आर लिंक्ड टू द ब्रॉडर इकोनॉमिक साइकिल सच एज द बिजनेस साइकिल। तो इसको साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो कि रेकरिंग पैटर्न है, ओके बट इट इज नॉट ऑफ ए फिक्स्ड ड्यूरेशन। नेक्स्ट होता है आपका सीजनल वेरिएशंस, जो कि होता है रेगुलर and short term that occur within a single year like the high sales during the holiday season. So जो seasonal variations होता है ये काफी predictable होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये काफी predictable होता है और इसमें आपको repeating pattern देखने को मिलता है। You can see the repetitive pattern within a fixed period.
साइक्लिकल में कोई फिक्स्ड पीरियड में होगा, कब होगा वो नहीं पता था, बट हेयर यू कैन प्रेडिक्ट इट एंड इट इज इट इज अकरिंग ऑन अ फिक्स्ड बेसिस, रेपिटेटिव पैटर्न। जैसे कि अगर किसी का अम्ब्रेला की शॉप है तो उनको पता है कि भाई जो हमारी सेल्स होगी वो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होगी और विंटर में बहुत कम होगी। ओके, तो इस तरीके से आइसक्रीम की सेल्स है वो समर्स में ज्यादा होगी, विंटर में कम होगी, तो वो क्या है, वो सीजनल वेरिएशंस है। ओके, नेक्स्ट है irregular variation. The value of variable is unpredictable, changing randomly. The effects of earthquakes, floods, wars cannot be predicted. इरेगुलर वेरिएशन वो होता है जहां पे आप सडन स्पाइक देख सकते हो या सडन डाउनफॉल देख सकते हो, हैपनिंग ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल इवेंट्स या कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जो बार बार नहीं होते हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेड है, बट जिसकी वजह से या तो नॉर्मल डिमांड पैटर्न आपका डिसरप्ट हो गया, आपकी सेल्स डिसरप्ट हो गई, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ऐसा डिजास्टर कुछ हो गया, या तो कंपनी का इंटरनल भी हो सकता है कि जो लेबर है उनके लॉन्ग टर्म स्ट्राइक चली आ रही है जिसकी वजह से there was a drop in the sales. Okay, so that is an irregular variation जहां पे sudden change आ सकता है in the demand or the sales. Okay, अब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। ओके, सो ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल एंड द एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन डेटा ओवर टाइम एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स। सो ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसमें जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर आउटकम क्या होंगे उसको फोरकास्ट करते हैं। अब इसका कई फील्ड्स में यूज है। ओके, बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने में, फाइनेंस की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, सब जगह इसका यूज होता है। द ट्रेंड दैट इज स्ट्रेट लाइन कैन डिस्क्राइब इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रेंड। ओके, सो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो आप ट्रेंड एनालाइज करते हो दैट इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रेंड एनालिसिस, वेयर a straight line is used to actually show the relation between the two variables. So equation for estimating a straight line is y is equal to a plus bx. तो यहाँ पर आप देखोगे सिमिलर यूज होगा जैसे आप रिग्रेशन एनालिसिस में आप पढ़ाया था आपको लास्ट में, लास्ट टॉपिक में, तो वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है विच इज y is equal to a plus bx, where y is the estimated value of dependent variable, x is independent variable, that is always the time in this case. A is the y-intercept which reflects the value of y in case x is 0 and B represents the slope of the trend line. तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? y क्या है? y वो चीज है जिसको आप एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहे हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, आप कंपनी का सेल्स हो सकता है प्रेडिक्ट कर रहे हो। और देखो y क्या है? वो चीज है जिसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, दैट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। एक्स यहाँ पर इस केस में टाइम सीरीज में हमेशा ही आपका टाइम पीरियड होगा, तो यू आर प्रेडिक्टिंग सेल्स ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ऐसा मान के चलिए। इसमें ए क्या है? ए आपका वाई इंटरसेप्ट है विच शोज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप क्या ए के थ्रू आप क्या करते हो, यू सी व्हाट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू इन केस द एक्स इज 0। सो ए को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, जहां पर आपका एक्स क्या होगा, 0 है। And B is the slope of line which actually represents the average rate of change per unit of time. B is the slope which actually represents the average rate of change per unit of time. ओके, तो ये वेरिएबल्स यूज होते हैं एंड हियर यू आर फोरकास्टिंग और प्रेडिक्टिंग द y वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ these three things, these three variables. So in time series the independent variable x is a time. x जो होता है वो इंडिपेंडेंट है और x इस केस में टाइम सीरीज में ऑलवेज टाइम पीरियड ही रहेगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस जैसे यूज करते हैं उसमें भी वी यूज दिस इक्वेशन y is equal to a plus bx. b is the slope where b is represented by sigma xy minus n x bar y bar divided by summation of x square minus n x mean x bar whole square. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग एज अ 0 कर देंगे, x को 0 कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी राइट साइड वाली पूरी इक्वेशन होगी वो हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो बचेगा x बार मीन जो होगा x बार के वो 0 हम लोग रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास सिर्फ b जो बचेगा दैट विल बी समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो इसमें एक्चुअली टाइम सीरीज में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन करके किस तरीके से किया जाता है इस लीनियर इक्वेशन पे। तो वहां पर जो मीन होता है वो यहाँ पर टाइम पीरियड को हम लोग कोड करते हैं और उसका मीन क्या होता है, 0 होता है हमेशा। एक्स बार हमेशा 0 लेके चलेंगे तो इसलिए राइट इक्वेशन हमेशा 0 हो जाएगी। तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए वो b इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इस वाले से हम लोग यही करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर इसको इक्वेशन में पुट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो b की वैल्यू आ गई समेशन ऑफ एक्स बाय अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं y बार माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x बार आपका क्या है, 0 है, तो अगेन ये वाला भी पार्ट आपका 0 हो जाता है, इसलिए a आपका क्या आ जाता है, इट विल बी इक्वल टू y बार। y बार क्या है, मतलब मीन ऑफ y, जो भी है समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, उससे आप a निकालते हो। तो इस तरीके से आपकी b और a की वैल्यू आ जाती है। x is given to you and you put these values in this equation to predict the value of y। ओके, तो देखिए, सपोज अवर टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2012, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से 5 साल का दिया हुआ है डेटा। द मीन हेयर विल बी 2014। अगर आपके ये 5 दिए 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, तो मीन क्या हो गया, एवरेज वैल्यू 2014 हो गई। इसको हम लोग कोड कैसे करेंगे, जो मीन पार्ट है उसको हम लोग 0 लिख देंगे और ये हमेशा ही आपका एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में है, 2012, 13, 14, 15, 16, तो ये 0 हो गया, तो ये सीधे -1, -2 कोड करेंगे और इसको हम लोग +1, +2 कोड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 2012, 13, 14 एक्स में लिखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग की जो ये एक्स की वैल्यूज होती है विच इज एक्चुअली टाइम, इसको हम लोग इस तरीके से 0, 1, 2 में कोड करके अपना कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग कैसे करेंगे, जो मीन वैल्यू होगी उसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद लेफ्ट वाले फिगर्स आपके माइनस में हो जाएंगे और राइट वाले प्लस में हो जाएंगे। और अगर आपका इवन नंबर ऑफ डेटा, यहाँ पर ऑड नंबर था तो जो मिड वाला था वो मीन था उसको 0 कर दिया था, बट इवन नंबर ऑफ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपके टाइम पीरियड्स दिए हैं, यानी एक्स दिया है आपका 2010, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इस हिसाब से इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा 2012.5 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 2012.5 हुआ तो जो 2012 है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं -0.5 से, और 2012 के बाद वाला यानी 2013 को +0.5 से। यहाँ पर जो मीन था उसको 0 से कर देते थे और लेफ्ट में -1, -2 और +1, +2 चलता था। इवन नंबर में अगर जो भी आया 2012.5 तो उसका जस्ट पीछे वाला यानी 2012 और 2013 इसको -0.5 और +0.5 से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर वही 1, 1 के डिस्टेंस पे बढ़ेंगे, -0.5 तो ये -1.5, -2.5 और इधर में प्लस में आगे बढ़ेंगे, +1.5 और +2.5। तो पहले तो हमें ये चीज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कैसे हमें कोडिंग करनी है एक्स वेरिएबल की वो हमें समझना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपके एक्स टोटल नंबर ऑड में दिए हैं तो मीन वाला जो सेंट्रल वैल्यू है एक्चुअली वही एवरेज वैल्यू, तो वो 0 और -1, -2, और अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो जो भी मीन आ रहा है आपका उसमें -0.5 +0.5 कर देंगे दोनों को और लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करेंगे। अब जब इवन नंबर ऑफ डेटा होता है तो वो आप देख रहे हो, क्योंकि आपने इसको कोड किया है डेसिमल्स में, क्योंकि -0.5, -1.5, अगेन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग -2.5, -1.5 इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, ये हमारा डेसिमल हट जाएगा, -2.5 की जगह हमारा -5 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे जब इवन नंबर ऑफ डेटा होगा, क्योंकि ये हमारी कोडिंग डेसिमल में आ गई है। ओके, और जो हमारा आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडेड टाइम कहते हैं। ऑफ कोर्स मीन अगर अब आप ये कोडेड टाइम का निकालोगे, चाहे ऊपर वाले का निकालो उसका निकालो, मीन अगर इनका निकालोगे तो क्या होगा, 0 आएगा, इसीलिए हम लोग एक्स बार ऊपर मैंने 0 लिखा था। उस अब आपको समझ में आया होगा क्यों मीन 0 आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे कोडिंग यूज करते हो और कोडिंग इस तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, जितना लेफ्ट में उतना राइट में मीन के हिसाब से, तो यहाँ पर हमेशा ही मीन जो कोडेड टाइम का होता है वो 0 होता है, इसीलिए कोडेड मीन 0 होता है, इसीलिए बी आपका समेशन ऑफ एक्स बाय अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ और राइट साइड वाला आपका 0 हो गया। और जो स्लोप ये भी बताया था
ए आपका वाई बार हुआ, क्योंकि ए आपका इक्वेशन के हिसाब से ए क्या था, वाई बार माइनस बी एक्स बार, बट क्योंकि एक्स बार आपका 0 है तो ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया, तो ए आपका क्या बचा, वाई बार। तो ये दोनों चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले हमने क्या चीज समझी कि हमें ये लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा टाइम सीरीज में, तो उसमें पहले तो कोडिंग कैसे करनी रहेगी टाइम की, और दूसरा हमें ये चीज याद रखनी है फॉर्मूले। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो हमें पता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दूसरी चीज हमें इसमें कोडिंग यूज करनी है, ओके, मीन के हिसाब से। तीसरी चीज हमें इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है फॉर द स्लोप ऑफ लाइन, दैट विल बी समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोडिंग में हमेशा ही एक्स बार आपका 0 होगा। और तीसरी चीज ए इंटरसेप्ट जो होगा, सॉरी, जो ए होगा वो हमारा वाई बार यानी वाई मीन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें इसमें याद रखनी है, और कैसे आई क्यों आई ये भी हमने समझ ली। अब हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से इसको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो नंबर ऑफ शिप्स लोडेड इन अ हार्बर आपका दिया हुआ है, डिफरेंट ईयर्स दिए हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और ये नंबर ऑफ शिप्स लोड हुई 98 हुई है शिप्स लोड 2014 में, 105 शिप्स लोड हुई 2015 में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दिया है कि भाई इतने इस ईयर में इतनी शिप्स लोड हुई, इस ईयर में इतनी। अब हमें एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ शिप्स टू बी लोडेड फॉर द ईयर 2024, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डेटा है कि कितनी शिप्स हार्बर में लोड हुई है फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड। नाउ वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ शिप्स दैट विल बी लोडेड फॉर द ईयर 2024, ओके। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखिए पहले आपकी पूरी टेबल बनेगी। पूरी टेबल अब बनाएंगे अभी बैठ के तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से बना के रखी है। ये देखिए ये पूरी टेबल है, इसको समझते हैं। अब ये देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इवन में कि ऑड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड आपका 8 है जो कि इवन में है। इवन में है तो हमारी कोडिंग -0.5 प्लस 0.5 के हिसाब से होगी। इसका आप मीन निकालोगे 14 से 21 का, तो आपका मीन निकल जाएगा 2017.5। तो 2017.5 मीन निकला इस टाइम पीरियड का। तो 2017 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, कोड कर देंगे -0.5, और इसके बाद वाले ईयर 2018 को रिप्रेजेंट करेंगे +0.5 से। फिर इसके बाद -1 से ऊपर की तरफ और +1 की तरफ से नीचे की तरफ मूव करेंगे। ऐसे ही मैंने कोडिंग बताई थी आपको, ओके। तो पहले देख लिया हमने टाइम पीरियड्स इवन में है, मीन निकाल दिया, तो 2017.5 आया इसका मीन। तो 2017 वाला -0.5 और इसके बाद वाला ईयर को +0.5। फिर ऊपर में माइनस से चलते गए, -1.5, -2.5, -3.5, यहाँ नीचे प्लस में +1.5, +2.5, +3.5, ऐसे कोडिंग करी। बट हमने कहा था इवन में डेसिमल में है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई 2 भी करते हैं, ओके, जिससे हमारा इजी हो। तो हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया सबको। यहाँ पे -3.5 इंटू 2, ये क्या है, -3.5 इंटू 2 है, ये -2.5 इंटू 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये अब हमारा जो आया इसको हम एज अ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम लोग यूज करेंगे एज एक्स वेरिएबल। अब हमारा इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी इक्वेशन थी लाइन की। और हमें b चाहिए था समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और a था हमारा y का मीन विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n। तो हम समेशन ऑफ y निकालेंगे। y क्या है, ये सब पीरियड्स, ये सब नंबर ऑफ जो शिप्स दिए हैं 98,116, यही तो y है, और यही हमें एस्टिमेट करना है कितनी शिप्स लोड होंगी 2024 में। तो इसको सब ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n वो आ जाएगा हमारा इसमें। सो अब वो हम आगे अभी सॉल्व करते हैं, चलिए। और हमें क्या निकालना है इसमें, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है बी के लिए, और एक्स स्क्वायर की निकालनी है। तो टेबल में एक्स वाई निकाल के रखा है, एक्स इंटू वाई। एक्स ये है आपका जो कोड आपने किया था और मल्टीप्लाई 2, और वाई ये है सारी वैल्यूज 98,105। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -7 इंटू 98, -686, -5 इंटू 105, -525, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, तो एक्स वाई आ गया, इसका टोटल सम निकाल दिया विच इज 1266।
और दूसरी चीज हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकाल लिया। एक्स आपका -7 है, तो -7 इंटू -7 ऑफकोर्स 49 हो गया, -5 इंटू -5 25 हो गया। तो ऐसे ही करते चले गए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो टेबल में हमने क्या चीजें करी, एक तो अपनी कोडिंग कर ली टाइम के हिसाब से, और दूसरा हमने एक्स वाई और एक्स स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अपने फॉर्मूलाज पुट करते हैं। पहला स्लोप का, स्लोप b इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर क्या क्या है, 1266 डिवाइडेड बाय 168। सो 1266 डिवाइडेड बाय 168, इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में, आपका आ जाएगा 7.536। दूसरा अब हमें a निकालना है। ओके, इस इक्वेशन के हिसाब से b हो गया, यहाँ लिखता है ये इक्वेशन है। b हो गया 7.536 और a निकालना है। a इसमें y मीन होता है हमेशा, हमने बताया था। सो समेशन ऑफ y अपॉन n कर देंगे हम लोग इसमें। सो समेशन ऑफ y करिए आप, मतलब इसका पूरा सम 98 प्लस 105 प्लस 116 से लेकर 208 तक आप प्लस कर लीजिए कैलकुलेटर में, आपका आ जाएगा 1114। और n आपका 8 है, 8 ईयर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइडेड बाय 8, तो आपका मीन आ गया, एवरेज आ गया, मतलब 139.25। तो आपकी b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू a विच इज 139.25 प्लस b विच इज 7.53x 36x। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शिप्स तो लोडेड फॉर 2024। 2024 के लिए हमारा x जो कोड करेंगे, हम क्या कोड करेंगे, अगर 2021 के लिए हमारी कोडिंग 3.5 थी, 2022 के लिए क्या हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी। 23 के लिए क्या कोडिंग होगी, 5.5 होगी। और 2024 जिसके लिए हमें निकालना है, उसके लिए कोडिंग क्या होगी, 6.5। ठीक है, क्या हुई, मीन मतलब 6.5 हुआ, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं इजी के लिए कैलकुलेशन में, क्योंकि हमने x उसी हिसाब से लिया है। तो 6.5 इंटू 2 आपका 13 हो गया। तो x में हम लोग 2024 ना पुट करके क्या पुट करेंगे, 13, बिल्कुल जैसे बाकी x पुट करे हैं। इसको भी हमने पहले इस तरीके से मीन जैसा निकाला, बाकी सबका जो कोडिंग करी थी, वैसे ही इसमें 2024 के 6.5 और इंटू 2 कर दिया, यानी 13। सो y इज इक्वल टू 139.25 प्लस 7.536 इंटू एक्स में हमने 13 पुट किया, वो कोडिंग करी ना हमने इसलिए। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 237.2 समथिंग। तो आपका अराउंड, आप ये मान सकते हो, अराउंड 237 शिप्स विल बी अपलोडेड इन द हार्बर इन द ईयर 2024। ओके, तो इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। पहले हमने कोडिंग करी, एक्स वाई निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला, और स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, और ए का पता है हमें, वाई बारी होगा इसमें, क्योंकि हमारी राइट वाली एक्स मीन क्योंकि 0 है, इसीलिए इसमें भी स्लोप में राइट वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मैंने पूरा यहाँ सॉल्व करके भी रखा हुआ था पहले से, जिससे कि जब आप पीडीएफ से पढ़ो, आप इजिली इसको पढ़ सको। ठीक है, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट एक्सेस टू द पीडीएफ। अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री ट्रेंड की। अभी हमारा जो था वो हमारी लीनियर इक्वेशन के हिसाब से हमने देखा। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज क्या हो, आपका लीनियर ट्रेंड ही शो करे। कई बार होगा आपका
जो ट्रेंड होगा दैट विल नॉट फिट इन अ सिंगल लाइन, सो देयर कुड बी अ नॉन लीनियर ट्रेंड ऑल्सो, जहां पर आपका पैराबोलिक कर्व बनेगा। सो पैराबोलिक कर्व के लिए आपकी सेकेंड डिग्री यूज होती है। सो इन केसेस द लीनियर मॉडल डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब द चेंजेस इन वेरिएबल एज द टाइम चेंजेस, पैराबोलिक कर्व्स आर यूज्ड। जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो अभी हमने प्रेडिक्ट किया नंबर ऑफ शेप्स इन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ओके तो उसका हमेशा ही जो डेटा जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो एक लीनियर कर्व फॉलो करे। लीनियर कर्व फॉलो करेगा तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन यूज होगी। बट इफ इट इज नॉट शोइंग अ लीनियर ट्रेंड, देयर इज अ कर्व, then we have to use the second degree equation. Second degree equation होगी y is equal to a plus bx plus cx square. ओके तो यहाँ पर भी हम लोग टाइम वेरिएबल जो है x उसको कोडिंग करेंगे, जैसे जो हमने समझ लिया है कैसे करते हैं यूजिंग द मीन, और फिर हमारी ये तीन इक्वेशन यूज होगी। तो क्या है, सिंपल में लिखते हैं, हमारी क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a प्लस सी एक्स स्क्वायर, पहली इक्वेशन ये होगी। अगेन हमने x को मान लिया है 0 यहाँ पे, सो x 0 है, y इज इक्वल टू a प्लस सी एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्स स्क्वायर। सो ये हमारी हो गई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर 4। और तीसरी जो हमारी पहले थी स्लोप की वो वही रहेगी, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं और फिर हम लोग ये जो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करते हैं और फिर हम लोग ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ y। ओके तो ये आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कब यूज करते हैं सेकेंड डिग्री एनालिसिस, क्या फॉर्मुलेज हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। इवन न्यूमेरिकल आएगा तो भी बच्चे नहीं करके आते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स वाई, इतना सब निकालना है जिसका इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए इस पे न्यूमेरिकल हार्डली पूछे जाते हैं। आपके ज्यादातर अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो लीनियर ट्रेंड पे आता है। ओके नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अबाउट सीजनल वेरिएशन। So seasonal variation is repetitive and predictable. This can be defined as a movements around the trend line in a 1 year or less. तो seasonal variation हमने बताया था जो कि एक repeating pattern होता है which occurs within a fixed period, ठीक है, जो कि एक predictable change होता है, that is a seasonal variations। जैसे सेल ऑफ आइसक्रीम आपको एग्जांपल दी थी जिसका समर्स में सेल्स बढ़ जाती है, ओके वैसे ही वार्म क्लोथ्स की बात करें, विंटर क्लोथ्स की, उसकी विंटर में सेल्स बढ़ जाती है। ओके सो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेड पैटर्न है ओवर द फिक्स्ड पीरियड, दैट इज द सीजनल वेरिएशन। सो हियर वी कैन एस्टैब्लिश द पैटर्न ऑफ पास्ट चेंजेस, देन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब पास्ट में क्या पैटर्न रहा है, कितना सेल्स हो रहा है ऑफ द आइसक्रीम्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। When we establish the seasonal patterns, we can eliminate its effects from the time series. This will help us to calculate the cyclical variations that take place each year. Eliminating the seasonal variation from the time series is called deseasonalization. अब ये डीसीजनलाइजेशन क्या है, क्योंकि सीजनल वेरिएशंस आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि वो एक फिक्स्ड रेकरिंग पैटर्न में हो रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका डेटा है आपको पता चल रहा है ये सीजनल वेरिएशंस हो रहे हैं, इस ईयर में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जो प्रेडिक्टेबल रेगुलर वेरिएशंस है उसको आप रिमूव करते हो अपने रॉ डेटा से, उसी को हम लोग डीसीजनलाइजेशन कहते हैं। ओके तो उससे क्या होगा, जो बाकी और कंपोनेंट्स हैं ओके उसका हम लोग यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज। ओके तो उसको हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो सीजनल वाली चीज है वो तो हमें पता ही है, तो उसका हम लोग इफेक्ट हटा देते हैं और बाकी कंपोनेंट्स का हम लोग यूज करते हैं जो कि आपके इरेगुलर वेरिएशन जो देखने को मिल रहे हैं, तो उससे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या सेल्स रहेगा। ओके सो इसी सीजनल इफेक्ट्स को रिमूव करने के पैटर्न को हम लोग डीसीजनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। So to measure the seasonal variation, we can use the ratio to moving average method. This technique provides an index. So ये क्या करता है, रेशियो टू मूविंग एवरेज यूज होता है टू मेजर द सीजनल वेरिएशंस इन द डेटा सेट। अब जो सीजनल इंडेक्स होता है इट इज बेस्ड ऑन द मीन ऑफ 100। जो सीजनल इंडेक्स हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन अ मीन ऑफ 100, और जहां पे जो वेरिएशंस होती हैं फ्रॉम दिस बेस फ्रॉम दिस मीन
100 से जो वेरिएशन हो रही है वो ऑफकोर्स इससे कम भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 92 भी हो सकती है। तो कितनी वेरिएशन हो रही है, दैट एक्चुअली मेजर्स द डिग्री ऑफ सीजनैलिटी। ओके, ये 100 जो बेस मीन लिया है उससे कितनी वेरिएशन हो रही है, दैट इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ सीजनैलिटी। So for example, if 20,000 boats are rented out in a year, the average per quarter should be 5,000। तो ये मान के चल रहा है अगर 20,000 बोट्स रेंट हो रही है एक साल में, आपके Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो आप ये मान के चल रहे हो कि ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में हमारी 5,000 बोट्स रेंट होती है। अगर हमारा इंडेक्स आया है फॉर द समर क्वार्टर 142, सो ऑन दिस बेसिस 142 क्या हो गया, हमारा बेस इंडेक्स क्या है, 100 है, ठीक है। तो अगर हमारी भाई 100 के हिसाब से हमारी कितनी हो रही है, एक तरीके से क्वार्टरली बोट्स 5,000 हो रही है, बट हमारा क्योंकि इंडेक्स 142 आया है जो हमने रेशियो टू मूविंग एवरेज से निकाला है, तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि हमारी कितनी बोट्स रेंट हो रही है, 7,100। क्योंकि वैसे नॉर्मली जो देखने को मिलता था उसके हिसाब से आपका आपने मान के चलते हो बेस 100, तो जब आप ये रेशियो टू मूविंग एवरेज यूज करते हो तो उससे आपको ये इंडेक्स मिलता है। उस इंडेक्स से आपको पता चलता है कि भाई जो बेस है उससे कितना वेरिएशन हो रहा है। ओके, हाउ मच इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन हैपनिंग, सीजनैलिटी। ओके, तो ये 100 की जगह 142 हो गया, तो मतलब जो एवरेज हमारा 5,000 होनी चाहिए थी, बट इस बार बढ़िया हुआ, ज्यादा रेंट हुआ, 142 का इंडेक्स के हिसाब से हमारा जो रेंट हुआ 7,100 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो टू मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमने यूनिट 5 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिसपे आता है ट्रेंड एनालिसिस पे, वो देख लिया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल ए का यूनिट 6, जो कि आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पर बेस। तो इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते बिकॉज दे आर वेरी लेंथी एंड ऑल्सो स्टूडेंट चूज नॉट टू ऑप्ट इट। बट ऑफकोर्स परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के लेंथी नहीं होते हैं, दिमाग लगाने वाले होते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल काफी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला है आपका परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपके दो टर्म्स यूज होंगे, परमुटेशन एक कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का एक तरीके से अरेंजमेंट, वेयर द ऑर्डर इज द प्रायोरिटी, आप किस तरीके से चीजों को अरेंज कर रहे हो। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्चुअली सिलेक्शन, वेयर ऑर्डर इज नॉट द प्रायोरिटी। सो परमुटेशन इज पी एन कॉमा आर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स वेयर आर थिंग्स आर सेलेक्टेड एट अ टाइम। ओके, सो इफ देयर आर थ्री थिंग्स जैसे ए बी सी, सो परमुटेशन क्या हो जाएगा, ऑफ द थ्री थिंग्स टेकन टू एट अ टाइम, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3p2, विच विल बी फर्दर, इसका ये फॉर्मूला होता है NPR, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, n there are n things which are arranged or taken r at a time। और कॉम्बिनेशन क्या, इसके अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहां पे ऑर्डर इररेलेवेंट है। परमुटेशन में ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उसका अरेंजमेंट हो रहा है। Here it is represented by NCR, which is the number of combination or selection of n things if only r things are selected. So if there are three things A, B, C, so the combination of three things taken two at a time will be represented by 3C2, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा 11th-12th में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई नया चैप्टर नहीं है, बट ऑफकोर्स हमारे माइंड से वॉश हो जाता है, तो हम लोग ऑफकोर्स इसमें पढ़ेंगे ही, आपके सिलेबस में है। तो दोनों फॉर्मूले एक तो पता होने चाहिए, NPR का है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे भी आदत होती है लिखने की, जैसे लिखना है लिखिए, ठीक है। चलिए, हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर वांट्स टू फॉर्म a team of 3 students to represent the class in a quiz competition. There are 5 boys and 4 girls in a class. How many different teams can be formed with 2 boys and 1 girl?
पहला ये निकालना है। देन हमें निकालना है हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बी फॉर्म्ड इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन गर्ल। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहले हमें देखना है कि अगर यहाँ पे 5 बॉयज है 4 गर्ल्स हैं और इसमें हमें टीम बनानी है, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो पहले हमें देखनी है कितनी टीम्स बन सकती है विद द सिलेक्शन ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। ओके, तो हमें क्या चूज करना है, 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है। सो 2 बॉयज हमें कितने बॉयज में सेलेक्ट करने हैं, टोटल बॉयज हैं हमारे 5 और गर्ल्स हमें 1 गर्ल कितनों में सेलेक्ट करनी है, 4 गर्ल्स में सेलेक्ट करनी है। So from 5 we have to select 2 boys and from 4 girls we have to select 1 girl. तो क्या हो जाएगा, NCR from 5 boys we have to select 2 boys. साथ में from 4 girls we have to select 1 girl. So 5C2 into 4C1. अगर एंड है तो आप याद रखिएगा आपको मल्टीप्लाई यूज करना है और अगर और है तो आपको प्लस साइन यूज करना है। तो हमें 5 बॉयज एंड 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है, इसलिए हम लोग बीच में मल्टीप्लाई यूज करेंगे। अगर होता और तो हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, ये भी याद रखिएगा। 5C2 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा और इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो कैसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और 3 फैक्ट इंटू 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ये कट गए, ठीक है, ये इससे कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। और ये आपका 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। ये समझाने के लिए बताया है, बाद में हम लोग इतना ऐसे नहीं लिखते, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। कैसे लिखते हैं, ये जैसे आपका 4 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो पूरा पूरा 3 फैक्टोरियल कट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। सो ये आपका एक्चुअली आप सॉल्व कर लीजिए पूरा। ये आपका आ जाएगा कुछ 40। सो आंसर हमारा हो गया 40 वेज। 40 वेज में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं 2 बॉयज फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 1 गर्ल फ्रॉम द 1 गर्ल। तो इस तरीके से 40 तरीके से टीम बन सकती है। दूसरा, इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी फॉर्म्ड इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 गर्ल। कम से कम 1 गर्ल होनी चाहिए। हमें 3 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है, कम से कम एक। तो आपके देखिए टोटल स्टूडेंट्स होंगे 3 स्टूडेंट्स, जिसमें हमारी कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। तो अगर 1 लड़की हमारी होनी चाहिए तो क्या क्या केसेस बनेंगे, एटलीस्ट 1 गर्ल के लिए हमारा केसेस जो बनेंगे वो हमारे क्या क्या बनेंगे, 1 गर्ल ले ली हमने और 2 बॉयज ले लिए, या फिर हमारा केस क्या बनेगा, और एटलीस्ट 1 गर्ल है तो 2 गर्ल्स ले ली और एक बॉय ले लिया, या हमारा क्या केस बनेगा, तीनों की तीनों गर्ल्स ही ले ली, क्योंकि टोटल 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे टीम में। तो हर में देखिए 3 स्टूडेंट्स है तीनों केसेस में, एटलीस्ट 1 गर्ल चाहिए थी, एटलीस्ट 1 हमारा था। सो पहले केस में 1 गर्ल और 2 बॉयज ले लिए, सेकेंड केस में 2 गर्ल और 1 बॉय ले लिए और थर्ड केस में तीनों गर्ल्स ले ली। सो फर्स्ट केस कैसे सॉल्व होगा, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो हमारे पास टोटल लड़कियां कितनी थी, 4 गर्ल्स थी और बॉयज कितने थे, 5 बॉयज। तो अब हमें 4 गर्ल्स में 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है, 4 गर्ल्स में 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है, तो 4C1 एंड, तो हमारा मल्टीप्लाई का साइन लगा, 5 बॉयज में 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं तो एंड 5C2। तो और फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी का करते जाते हैं, और प्लस 2 गर्ल्स एंड 1 बॉयज, अगेन 4 गर्ल्स में 2 गर्ल सेलेक्ट करी एंड 5 बॉयज में 1 बॉय सेलेक्ट करा,
और फिर प्लस तीनों गर्ल्स ही सेलेक्ट कर ली, मतलब 4 गर्ल्स थी तो उसमें हमने 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली। अब आप सॉल्व इसको कर सकते हो, 4c1 इंटू 5c2, अगर इसको आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से, इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट केस वाला था। ये सेकंड केस वाला 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 ही होता है, इंटू 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, प्लस 4c3 हमेशा आपका ऊपर वाला ही रह जाता है विच इज 4। ठीक है, तो अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 40 प्लस केस 2, इसको आप सॉल्व करो आपका आ जाएगा 30 प्लस 4। तो आपका आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज 74। सो टोटल 74 तरीके से सेलेक्ट हो सकता है व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 गर्ल। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई कैसे सॉल्व करना है। ओके, एटलीस्ट 1 गर्ल थी, 3 केस बन गए, टोटल आपको 3 स्टूडेंट थे आपको जो सेलेक्ट करनी थी टीम में, एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 1 गर्ल 2 बॉयज की बन सकती है, या फिर हम 2 गर्ल और 1 बॉय सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम तीनों गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं, और एंड में हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं और में प्लस। तो 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सेलेक्टेड इन 4c1 इंटू 5c2 बेस, प्लस और 2 गर्ल्स एंड 1 बॉयज आर सेलेक्टेड इन 4c2 एंड 5c1 बेस, और 3 गर्ल्स आर सेलेक्टेड इन 4c3 बेस। तो सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर 74 आ गया। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई कैसे सॉल्व करना है। अगेन मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट मेजर्स द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर, क्या वो इवेंट होगा, उसके कितने चांसेस है। इट टेल्स द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। 1 है तो मतलब पूरा सर्टेन है कि इवेंट होगा ही होगा, और 0 है मतलब पूरा इम्पॉसिबल है कि नहीं होगा। So probability of an event to happen is equal to number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. Okay, number of favorable outcomes divided by number of total number of outcomes. Question देखते हैं इस पे probability पे कैसे करते हैं। So two unbiased dice are thrown. 2 dice फेंके गए। Find the probability both the dice show the same number. और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? total of the numbers on the dice set. पहले हम लोग फर्स्ट पे फोकस करते हैं कैसे होएगा। पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या चीजें, 2 डाइस फेंकी गई है। अब हर डाइस में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं, तो 1 से लेकर 6 आउटकम्स हो सकते हैं। डाइस आप फेंकोगे या तो 1 नंबर आएगा, या 2 नंबर, या 3, या 6, या 5 ऐसे। तो देयर कुड बी एक डाइस से आपके 6 आउटकम्स बनते हैं। आपने 2 डाइस फेंके हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं इसमें 6n। जितने आप डाइस फेंकते हो, जितने आउटकम्स की पावर n, ये याद रखिएगा। तो डाइस हैं आपके 2, सो 6 टू द पावर यानी 36। अगर आपका ये कॉइन होता तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता 2 की पावर n, क्योंकि कॉइन में आपके 2 ही आउटकम होते हैं, हेड या टेल। वैसे डाइस में आपके 6 आउटकम्स होते हैं, इसलिए 6 टू द पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डाइसेस दैट आर थ्रोन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा? 6 टू द पावर n विच इज 36। तो हमें डिनोमिनेटर मिल गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे हमारे क्या? 36। अब हमें क्या निकालना है? बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। तो अब दोनों डाइस सेम नंबर शो करे, मतलब दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए, या 6 6 आ जाए। सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? दोनों डाइस में सेम नंबर शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारे 6 आउटकम्स बन गए। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फॉर द डाइस टू शो द सेम नंबर, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो था 36। 6 डिवाइडेड बाय 36 यानी आंसर हो गया 1/6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेना है, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 टू द पावर n व्हेन वी डू द डाइस प्रॉब्लम। और अगर कॉइन प्रॉब्लम करेंगे सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 टू द पावर n, वेयर n विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डाइसेस थ्रोन और नंबर ऑफ कॉइन्स थ्रोन। ठीक है, तो क्योंकि डाइस में आपकी 6 आउटकम्स हो सकती है एक डाइस में, इसलिए 6 टू द पावर n।
कॉइन में 2 आउटकम हो सकती है, हेड या टेल, इसलिए 2 टू द पावर n करते हैं, ठीक है। और डाइसेस 2 थ्रो किए इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। और फिर जो क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन में था कि सेम नंबर शो करे, तो सेम नंबर ये 6 तरीके से शो हो सकता है, इसलिए 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 इज इक्वल टू 1/6 किया। दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड दैट द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। मतलब जो 2 डाइस फेंके हैं उनका टोटल नंबर 8 आ जाए। तो इसमें हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि टोटल नंबर 8 आ जाए। पॉसिबल आउटकम्स फॉर टोटल नंबर इज 8, जब हम लोग दोनों डाइस का नंबर जोड़े तो 8 है। सो 1,7 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 7 तो डाइस में आएगा नहीं। तो 2,6 हो सकता है, इसी का रिवर्स हो सकता है कि पहले डाइस पे 6 आ जाए, दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, तो टोटल 8 आ गया। पहले डाइस पे 3 आ जाए तो दूसरे पे 5 आ जाए, या इसी का अगेन रिवर्स हो गया 5,3। या फिर दोनों डाइस पे 4 आ जाए, तो आपका टोटल 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए पॉसिबल आउटकम? 1 2 3 4 5 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वही रहेंगे जो शुरू में कैलकुलेट कर लिए थे। सो 5 डिवाइडेड बाय 36 विल बी द आंसर। ओके, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई डाइस और कॉइन्स के कैसे क्वेश्चन करने हैं। बस कॉइन्स में आपका 2 ही आउटकम होते हैं, इसमें 6 होते हैं, तो उसमें टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, और फिर जो भी पूछा उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन दे भी रखा है। अब आगे बढ़ते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या कहती है? लेट ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स दैट आर नॉट डिसजॉइंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। डिसजॉइंट मतलब ऐसा ना हो कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने जैसे वेन डायग्राम भी पहले पढ़ा होगा, तो ये ए है, ये बी है, ये जो कॉमन पार्ट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी क्या होता है? ये सारा टोटल, पूरा ए का पार्ट, पूरा बी का पार्ट। और इसी में ये कॉमन वाला पार्ट 2 बार आ जा रहा है, ए का पूरा ले लो, बी का, और ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये डबल बार आता है। इसलिए ए यूनियन बी, जहां पे जैसे अगर ए है आपका 1 2 3 4, बी है आपका 3 4 5 6, सो ए यूनियन बी आपका क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए जितने भी है आपके, मतलब टोटल नंबर आ गए जो था ए में है बी में। बट कॉमन कॉमन 2 बार आ रहा है तो हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम लोग इसको माइनस कर देते ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 कॉमन है, तो उसको 2 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और अगर 3 चीजें हैं, ए बी और सी, 3 है, सो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पूरा ए लिया, पूरा बी लिया, पूरा सी लिया। अब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला वापस से रिपीट हुआ, उसको माइनस किया, ये वापस से रिपीट हुआ, ए सी वाला माइनस किया, बी इंटरसेक्शन वाला रिपीट हुआ, वापस से माइनस किया। बट ये वाला प्लस करेंगे जो तीनों में कॉमन आया, क्योंकि वो हट गया, हमने बार बार माइनस किया, तो वो प्लस होगा विच इज कॉमन इन ऑल द 3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए गिवन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज डिनोटेड बाय पी ए हैज बी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करते हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है एक चीज के होने के, ओके, प्लस द सेकेंड इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर हमें निकालना है कि इवेंट ए होने के कितने चांसेस है अगर इवेंट बी हो चुका है, मतलब बारिश हो चुकी है, अब ठंडी पड़ने के कितने चांसेस है, ठीक है, ऐसे मानिए। सो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो हियर वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जो चीज हो चुकी है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है, ओके, और जो कॉमन है वो न्यूमरेटर में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। इसमें
If A and B are the two events of the sample space, probability of simultaneous occurrence of any two events. जो साइमल्टेनियस होंगे दोनों इवेंट साथ साथ होंगे, बारिश भी पड़ रही है धूप भी पड़ रही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इनटू पी बी बाय ए, जो ऊपर यूज हुआ था ये वाला, ठीक है, यही फॉर्मूला है। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इंटू पी ए बाय बी, तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है जहां हमने ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू हैपनिंग ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इफ ए हैज अकर्ड, तो उसमें हमारा डिनोमिनेटर में पी ए हो जाएगा। ओके, तो वही चीज लिखी है। और ज्यादातर अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें साइमल्टेनियस इवेंट्स नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ही क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जहां दो इवेंट्स अलग अलग होते हैं, ओके, इंडिपेंडेंट। सो देयर वी यूज दिस फॉर्मूला पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two balls are drawn from a bag one by one with 3 red and 2 green balls. You have to find the probability that the first ball is red. And second question है find the probability that second ball is red. अब first ball is red, पहले तो देखिए टोटल है कितने, टोटल अकरेंसेस क्या होंगे, टोटल बॉल्स ही हमारी 5 बॉल्स है, सो टोटल अकरेंसेस हो गया किसी चीज को होने का 5 तरीके से। पहला है प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल आपकी रेड आ जाए, सो एक तरीके से फेवरेबल क्या है, 3 में से 3 डिवाइडेड बाय 5, यही आंसर हो गया। एक्चुअली कैसे हुआ है, 3C1 डिवाइडेड बाय 5C1 हुआ है ये, मतलब 3 में से आपने एक बॉल एक तरीके से चूज करी है अगर आप इसको कॉम्बिनेशन से समझो तो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बॉलें थी 5, तो अगर आप चाहते हो आपकी पहली बॉल रेड आ जाए, मतलब 3 रेड है तो 3 में एक आपने चूज किया जो रेड आ जाए, और टोटल आपकी 5 बॉल्स थी उनमें से आपने एक बॉल चूज कर रहे हो विच इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच कैन हैपन। तो इसको अगर आप 3C1 को सॉल्व करोगे तो आपका 3 ही आता है, तो इसलिए हम लोग ने सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 5 लिख देते हैं। या अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से समझोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, उससे भी समझोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी की सेकंड बॉल आपकी रेड हो। अब सेकंड बॉल रेड हो उसके लिए कुछ केसेस बनेंगे, उसके लिए आपका पहला केस बनेगा कि आपकी फर्स्ट बॉल भी रेड आ गई और सेकंड बॉल भी रेड आ गई। सो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, तो पहले सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकलेगी, पहले आप 2 बॉल आप निकाल रहे हो 1 बाय 1 करके, तो पहली बॉल आपने निकाली वो रेड आई और सेकंड बॉल रेड आई, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। सो पहले आपकी जो पहली बॉल रेड आई, प्रोबेबिलिटी आपकी फर्स्ट बॉल रेड, तो जैसे जो ऊपर किया वो क्या हो गई, 3 रेड है, ओके, और टोटल आपकी बॉल्स 5 है तो 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पहली बॉल रेड आ गई। सेकंड बॉल रेड आएगी, तो अब हमारे पास रेड बॉल हमने एक निकाल ली, 3 में एक निकाल ली, अब हमारी टोटल रेड बॉल्स बची कितनी, अब हमारी रेड बॉल्स जो बची 3 में एक निकल गई, तो रेड बॉल्स लेफ्ट हमारे पास 2 बची, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी बची, टोटल बॉल्स लेफ्ट 5 में से एक निकल गई, एक्चुअली 5C1 किया है इसलिए 5 है, ठीक है, तो एक बॉल निकल गई है 5 में, तो टोटल बॉल्स लेफ्ट इज 4। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी कि हमारी सेकंड बॉल जो हम निकाले वो अभी रेड आए, सो अब हम लोग 2 में एक निकाल रहे हैं, सो 2C1 डिवाइडेड बाय 4C1 कर रहे हैं, यानी 2 डिवाइडेड बाय 4 1 बाय 2। सो पहले हमने ये बॉल निकाली फिर ये बॉल निकाली, कंटिन्यूअस एंड में चल रहा है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 3 बाय 5 इंटू 1 बाय 2, सो 3 बाय 10 आंसर हुआ फॉर द केस 1, जहां पे फर्स्ट बॉल भी रेड और सेकेंड बॉल भी रेड। दूसरा केस क्या बनेगा आपका, दूसरा केस आपका बनेगा जहां आपकी फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन निकली और फिर जब सेकंड वाली बॉल निकाली वो रेड निकली, सो टोटल आपकी ग्रीन बॉल्स थी कितनी, 2 ग्रीन बॉल्स थी, ओके, 2 ग्रीन थी, सो फर्स्ट वाली आपकी ग्रीन निकली, सो आपने 2 में एक उठा ली,
2c1 एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, 2c1 डिवाइडेड बाय 5c1, 2 में 1 उठाई और टोटल में 1 उठाई, सो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी है कि मतलब कि फर्स्ट वाली ग्रीन हो गई। अब ग्रीन लेफ्ट से हमें मतलब नहीं है क्योंकि सेकंड बॉल हमें रेड उठानी है। रेड हमारे पास 3 है, तो रेड हमारे पास है 3। ओके, वो उस 5 अब, और टोटल बॉल्स लेफ्ट अब कितनी है, टोटल बॉल्स लेफ्ट तो लेकिन 4 ही है क्योंकि 5 5 बॉल थी उसमें एक तो उड़ गई ग्रीन, तो बॉल्स जो लेफ्ट है वो 4 है। तो अब हमारी सेकंड वाली हमें रेड उठानी है, तो टोटल रेड है 3, तो 3 में एक उठानी है, सो 3c1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है 4, 4 में एक उठानी तो 4c1, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो टोटल क्या हो गई प्रोबेबिलिटी आपकी इसकी, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ गया 6 डिवाइडेड बाय 20, सो 3/10 हो गया। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कि भाई जब आपने क्या है फर्स्ट बॉल ग्रीन और सेकंड बॉल रेड उठाई तो किस तरीके से केसेस बन गए, इस तरीके से बने। अब आप क्या करोगे, ये फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड केस, तो या तो ये होगा केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, और की केस में हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। सो फर्स्ट केस में हमारा आंसर आया था 3/10, सेकेंड केस में भी हमारा आंसर आया 3/10। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, और के केस में प्लस करते हैं और एंड में मल्टीप्लाई, सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि या तो केस 1 होगा सही या केस 2 होगा, सो 3/10 और केस 2 3/10 विच इज इक्वल टू 6/10 विच विल बी इक्वल टू 3/5, तो 3/5 आंसर हुआ। तो देखिए कुछ नहीं, हमने कैसे किया इसको, आपको निकालना था सेकंड वाला, समझिए फर्स्ट तो इजी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल रेड, तो हम 2 बॉल निकाल रहे हैं 1 बाय 1, तो 2 बॉल निकाल रहे हैं तो क्या हो सकता है पहली बॉल रेड आ गई और दूसरी बॉल भी रेड आ गई। दूसरा केस हो सकता है पहली बॉल निकाली वो ग्रीन आई और दूसरी बॉल रेड आई। तो अब हमने एक एक करके दोनों केस सॉल्व करे, पहला केस सॉल्व किया जहां हमारी पहली बॉल रेड आई सेकंड बॉल रेड आई, तो अब हम पहले पहली बॉल निकालेंगे रेड कलर की, तो 3 रेड थी, 3 में एक निकाल दी 3c1 विच इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी थी 5 में एक निकाली 5c1 विच इज 5, सो 3 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारे पास बची कितनी रेड बॉल्स, लेफ्ट 2 ही बची, 3 में एक निकल चुकी है और टोटल बॉल्स 5 में एक निकल चुकी है तो 4 बची, तो सेकंड बॉल रेड निकाली, सो 2c1 डिवाइडेड बाय 4c1 हुआ, सो 2 डिवाइडेड बाय 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों इवेंट्स होने हैं केस 1 में, पहली रेड और दूसरी रेड इसी तरीके से निकाल रहे हैं, तो एंड का केस है मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा केस हमने लिया जहां पहली तो हमने ग्रीन निकाली बट दूसरी रेड निकाली, सो ग्रीन निकाली, ग्रीन 2 ही थी हमारे पास, 2 में एक निकाल ली, और आपका टोटल बॉल्स 5 थी, 5 में एक मतलब निकली तो 2 डिवाइडेड बाय 5। रेड 3 थी तो पूरी 3 में एक निकाल ली 3 टोटल बॉल्स, लेकिन अब 5 में 4 ही बची तो 4c1 विच इज 4। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पहली ग्रीन एंड दूसरी रेड इसी तरीके से निकाल रहे हैं, एंड का केस है इधर, और टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इधर केस 1 होगा और केस 2 होगा और का, ठीक है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी में ऐड होता है और का केस में, और प्लस होता है एंड में मल्टीप्लाई होता है, सो केस 1 प्लस केस 2 आपका 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, A and B are two independent events such as probability of A is 0.2 and probability of B is 0.4. Find the probability that both A and B will occur, only A will occur, or at least one will occur. 3 चीजें निकालनी है, पहला क्या निकालना है, both A and B occur, both occur यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जो हमने देखा था ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ऑलरेडी हमें दिया ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए कितना है 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी 0.4, तो बस आंसर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 0.08। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है ओनली ए अकर, मतलब ये ए इवेंट है ये बी इवेंट है, हम चाहते हैं सिर्फ ए हो, बी वाला पार्ट हो ही ना, तो ये कॉमन वाला पार्ट ना हो। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पी ए ओनली,
मतलब पूरे ए में ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये हटा दे तो ये वाला पोर्शन जो बचेगा ये ए ओनली होगा। पूरे ए में, इस पूरे ए में हम लोग अगर ये कॉमन वाला हटा दे तो पी ए ओनली बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ फुल ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, डायग्राम से भी आपको समझ रहा होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए हो गया 0.2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.08 आया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली 0.2 माइनस 0.08 आपका 0.12। इसके दो तरीके से आप कर सकते हो इसको सॉल्व। एक तो डायग्राम से आपको समझा ए ओनली मतलब आपको सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है। इतना पोर्शन निकालने के लिए आपने ये जो फुल ए था इसमें से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दिया सिंपली, ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है आपका पी ए ओनली का प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे। तो इसमें आप क्या करते हैं 0.2 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी 1 माइनस 0.4। तो इसको भी आप सॉल्व करते तो भी आपका सेम आ जाता, विच इज 0.2 इंटू 0.6 यानी कि 0.12। तो दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, आप दोनों समझ लीजिए। नेक्स्ट है एटलीस्ट वन भी रखकर, एटलीस्ट वन का मतलब हो गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। सो विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो सब दिया ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फर्स्ट में निकाल ही चुके हैं मल्टीप्लाई करके, विच इज 0.08। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में और सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इनकी जरूर से प्रैक्टिस कर जाइएगा। बोथ अकर्स मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ओनली ए, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करिए या ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करिए। एटलीस्ट वन अकर मतलब ए यूनियन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, जहां हमें बताता है कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस इन द सेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग कॉइन्स उछाल रहे हैं तो कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हमें 4 बार हेड मिल जाएगा। ओके, अगर हम लोग 10 बार सिक्का उछाल रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें 5 बार हेड आ जाएगा। या हम लोग 6 डाइस आपके 6 बार डाइस को रोल कर रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 4 नंबर आएगा। ओके, तो उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। सो कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ n रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। n क्या है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार आप सिक्का उछाल रहे हो या डाइस रोल कर रहे हो। with p represents the probability of success at each individual trial. The random variable x represents the number of success in the n repeated trial. तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स इंटू पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एन आपका क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार आपने वो कॉइन उछाला या डाइस उछाला। एक्स क्या है जितना आपको सक्सेस चाहिए। पी क्या है प्रोबेबिलिटी कि वो सक्सेस होगी, सो पी टू द पावर एक्स। क्यू की वो सक्सेस नहीं होगी, ठीक है, कि उसका उल्टी चीज आएगी, सो क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 5 टाइम्स। 8 बार उछाला गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन है 8, हमें सक्सेस चाहिए 5 बार हेड आए। सक्सेस इवेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स आए 5। प्रोबेबिलिटी पी और क्यू की ऑफ हैपनिंग इट, पी क्या होगा 0.5, क्योंकि भाई दो ही चीजें हो सकती है 1 या 2। पी इज 0.5, क्यू इज माइनस 0.5, तो वो भी आपका 0.5। ओके, सो क्या हो गया एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एन क्या है 8, सी एक्स की जगह आपका 5 आ गया, पी 0.5 की पावर एक्स
यानी कि 5 इंटू क्यूब इज 0.5 की पावर 8 माइनस 5 यानी कि 3। अब 8C5 तो आप सॉल्व आपको करना बताया ही है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 0.5 की पावर 5 इंटू 0.5 की पावर 3। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए अपना, आपका आंसर आ जाएगा 7/32। ओके, तो इससे आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, जहां आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं जिसको आप यूज कर रहे हो और आप देख रहे हो कि हर ट्रायल पे कितना सक्सेस होने का चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ये और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अगेन सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सो मीन अगर निकालना है in relation to binomial distribution, it is represented by NP, where N represents the number of trial and P represents the probability of success. Variance का फॉर्मूला होता है NPQ, मीन है NP, वेरियंस NPQ, where Q is represented by 1 minus P. For skewness, it is represented by alpha 1, इसका फॉर्मूला है 1 minus 2P whole square divided by NPQ. और मेजर ऑफ कुर्टोसिस का इसमें रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा 2, विच इसका फॉर्मूला है 3 प्लस 1 माइनस 6PQ डिवाइडेड बाय NPQ। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम ही है, इसमें 3 प्लस और जुड़ गया और ऊपर 1 माइनस 6PQ है। नाउ यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक तब होगा जब PQ विल बी इक्वल टू 0.5, दोनों का अकरेंस होने का सेम चांसेस है। And if P is less than 0.5, this means it is positively skewed, and if it is greater than 0.5, this shows the distribution is negatively skewed. ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये सब फॉर्मूलेज याद कर लीजिए। मोड को कैसे निकालते हैं, समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है। सो यहाँ पर एक m निकालते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n+1 इंटू पी। ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी आपकी ऑफकोर्स वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग। सो n+1 इंटू पी आप निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू m। अगर m आपका इंटीजर नहीं आता है, मान लीजिए डेसिमल में आ जाता है, सो योर मोड विल लाई बिटवीन m-2 एंड m-2 और m के बीच में आपका क्या आ जाएगा, m-1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, और फिर आपका 1 आएगा यानी कि m आएगा। और अगर आपका n की वैल्यू एक इंटीजर आती है, दिस मींस देयर आर टू मोड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय m-1 और m की वैल्यू आप निकाल लोगे n+1 इंटू पी। m इंटीजर आया, सो मोड्स आर n, जो वैल्यू आई है इससे, और उसमें -1 कर दोगे, दैट विल ऑल्सो बी द मोड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक इसमें, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपका कब यूज होता है, where you have to find the probability of given number of events which are occurring in a fixed interval of time. Okay, जो fixed interval of time में मतलब events हो रहे हैं, okay, उसकी probability निकालनी है। Binomial distribution में you are trying to find कि कितना सक्सेस होगा इन द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसमें आप निकाल लो कि इवेंट अकरेंस कितना होगा, ओके, इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे आप मीन का यूज करते हो, एवरेज रेट दिया रहता है। सो रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद अ पैरामीटर, यहाँ पे एक लैम्डा यूज होता है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, सो फंक्शन ऑफ x, ये इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर विच इज अ नेचुरल बेस ऑफ लोगैरिथम, e टू द पावर माइनस लेंडा इंटू लेंडा टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, जहाँ पे लेंडा आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, विच रिप्रेजेंट्स द average rate of happening of an event, okay, and e which is a base of logarithm, it is represented by 2.7183। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज मीन लेमडा, वहां पे आपके n था, p था, दो वेरिएबल्स थे, यहाँ एक सिंगल है विच इज मीन। तो क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज इज इन अ बुक इज 5। What is the probability that a randomly selected page contains 3 errors? तो इसमें ये बोल रहा है कि एवरेज तौर पे देखा जाए तो हर पेज में 5 एरर्स देखने को मिलते हैं। अब कितने चांसेस है कि जो हमने पेज चुना उसमें 3 एरर्स हो, ठीक है, ये एवरेज पे वर्क करता है क्वेश्चन।
सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट की 3 एरर्स है, रिप्रेजेंटेड बाय e टू द पावर माइनस लेंडा इंटू लेंडा टू द पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। e माइनस लेंडा की वैल्यू दी रहेगी एग्जाम में, ओके। सो 2.7183 टू द पावर माइनस लेंडा, एवरेज रेट ऑफ हैपनिंग ऑफ एरर 5 है, सो -5 इंटू लेंडा 5 टू द पावर x, जो हमें निकालना, मतलब कितने एरर्स हैं, 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आपकी वैल्यू वहां पे दी रहेगी। अभी यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं इसकी क्या है, इसका आप आंसर आएगा आपका 0.1404। ओके, तो इस तरीके से करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन में ज्यादा मत परेशान हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका ये चीज दिया ही रहेगा। फिर आप 5 टू द पावर 3 निकाल ही लोगे, 125, 3 के फैक्टोरियल निकाल ही लोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, लेकिन कैसे करना है और कौन सी चीज दी है वो समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं फॉर मीन्स एंड वेरिएंस, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, ये चारों देख लेते हैं। सो इसमें मीन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंडा, एंड वेरिएंस इज आल्सो लेंडा, जो मीन होगा दैट इज इक्वल टू वेरिएंस हियर। स्क्यूनेस is represented by beta 1 which will be equal to 1 upon lambda, and kurtosis is represented here by b2 which is equal to 3 plus 1 upon lambda। तो बहुत इजी फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मीन वेरिएंस सेम है, स्क्यूनेस 1 अपॉन लेमडा और क्यूटोसिस 3 प्लस 1 अपॉन लेमडा। और मोड निकालना हो, सो इफ अ लेमडा इज नॉट एन इंटीजर देन मोड विल बी द इंटीजरल पार्ट लाइंग बिटवीन लेमडा माइनस 1 एंड लेमडा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा मोड। और अगर लेमडा आपका इंटीजर है तो दो मोड्स हो जाएंगे विच विल बी लेमडा एंड लेमडा माइनस 1। ओके, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। बाइनोमियल, पॉइजन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सभी चीजें हमने समराइज वे में अपनी रिवाइज कर ली, अच्छे से समझ ली। सो स्टूडेंट्स, ये सेशन अगर पसंद आया हो जरूर से लाइक करिएगा, बहुत ही मेहनत से बनाया है आपके लिए। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने शेयर कर दी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।